हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर का मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ के चलेंगे। एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है एक सेलर है जिसका नाम है ए और परचेज़र है जिसका नाम है बी। ए जो है अपना बिजनेस सेल कर रहा है बी को। तो जो ए है वो अपने बिजनेस की कितनी पेमेंट ले बी से, इसकी वो कैलकुलेशन करेगा। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए वो बी से क्या क्या चीज़ डिमांड कर सकता है। एक तो ए के बिजनेस में जो एसेट्स हैं उसकी वो वैल्यू मांगेगा उनसे, बिल्कुल वो बनती है। जितने उसके पास एसेट्स पड़ी है उसकी वैल्यूएशन लगाकर वो उसकी पेमेंट लेगा। और क्योंकि ए को यहाँ पर काम करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, जिसके वजह से वो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस बी को सेल कर रहा है, तो लगा लगाया अगर वो बिजनेस दे रहा है तो इसका मतलब कि बी को पहले दिन से ही प्रॉफिट्स होंगे। तो इसका मतलब कि ए जो है एसेट्स की वैल्यू के साथ साथ और भी पैसों की डिमांड करता है, जिसे हम बोलते हैं गुडविल। तो वो गुडविल की पेमेंट भी मांगता है। अब ए जो है बी से गुडविल के नाम पर कितने पैसे चार्ज करे, इसकी वैल्यूएशन हम लोगों ने करके देनी है। सपोज करो ए जो है वो बोलता है कि मैं हर साल 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाता हूँ, तो आपको मुझे 1,000 रुपये पर एनम के हिसाब से पेमेंट करनी चाहिए। और क्योंकि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ अगर आप नए सिरे से करते तो कम से कम आपको 3 साल लगते इस बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने में। तो इसका मतलब कि 1,000 पर एनम के हिसाब से 3 सालों की पेमेंट 3,000 रुपये बनती है, जो गुडविल के तौर पर आप मुझे और पेमेंट करोगे। तो ये तो जो है सेलर ने परचेज़र को बोल दिया। अब परचेज़र क्या सेलर की कही हुई बातों पे विश्वास कर लेगा? वो नहीं ये विश्वास करेगा। वो कहेगा कि आपने मुझे बोला कि आप 1,000 रुपये पर एनम कमा रहे हो, आपने ये 1,000 पर एनम का एस्टिमेट कैसे लगाया? सेलर कहेगा कि मैंने जो है इस साल की लेटेस्ट बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे, उसमें नेट प्रॉफिट आए हुए हैं मेरे 1,000। तो परचेजर भी ये बोल सकता है कि आपके इस साल 1,000 के प्रॉफिट हुए थे, क्या हर साल के 1,000 के प्रॉफिट हो रहे हैं? ऑब्वियसली है, वो बी से बी जो है ए को जरूर बोलेगा ये बात। तो इन दोनों के बीच में डिसाइड होता है कि जो ये 1,000 पर एनम है, ये 1,000 पर एनम की हम कैलकुलेशन करेंगे। और ये 1,000 पर एनम हर साल का जो कैलकुलेट होगा वो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज जो निकलेगा वो हम हर साल का प्रॉफिट एज्यूम करेंगे। तो इसका मतलब कि 3 सालों के प्रॉफिट का उन्होंने एग्रीड किया कि हम एवरेज कौन सा लेंगे पर एनम, 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज। अब 3 सालों के प्रॉफिट के एवरेज के लिए ए ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना शुरू किया। किसको? बी को। तो जो ए ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया पहले साल का, उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाया हुआ था? उसने दिखाया हुआ था कि मेरे ग्रोस प्रॉफिट जो हैं 1,700 रुपये के हैं, और इस साल मुझे एक लॉटरी की इनकम लगी थी 200 रुपये की, तो टोटल मेरी इनकम थी 1,900 रुपये। और मेरे खर्चे थे अदर एक्सपेंसेस 400 रुपये के थे, और मेरा इस साल का प्रॉफिट था 1,500 रुपये। तो बी जो है परचेज़र वो इसको यहीं पर रोक देता है। वो ये चेक करना चाहता है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो उसने इनकम और एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं, क्या जब वो इस बिज़नेस को परचेज कर लेगा वो एक्सपेंसेस और इनकम उसके यहाँ पर भी होंगे या नहीं होंगे। तो उसने हिसाब लगाया, उसने देखा कि इसके अंदर एक लॉटरी की इनकम दिखा रखी है, और उसने ए को बोला कि जो आपकी लॉटरी लगी है क्या ये लॉटरी मुझे लगेगी? ऑब्वियसली नॉट।
ये जो है लॉटरी हर एक बंदे की नहीं लग सकती। इसका मतलब कि ये लॉटरी की इनकम इसकी बिजनेस इनकम नहीं है, ये स्पेक्युलेटिव इनकम है, जिसे हम एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। नॉर्मल गेन का मतलब होता है जो नॉर्मली बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे, एबनॉर्मल मतलब जो हर बिजनेस में नहीं होते हैं। इसका मतलब कि ए को इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो 200 रुपये की इनकम आई हुई है वो नहीं दिखाने चाहिए थे। तो बी जो है इसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेगा, करेक्ट प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो हम कितना कहेंगे कि ग्रोस प्रॉफिट उसे दिखाना चाहिए 1700, अदर एक्सपेंसिस 400, 1700 में से 400 गए 1300 रुपये, जबकि उसने कितने दिखा रखे हैं 1500। ये जो हमने मेथड डिस्कस किया कि 1700 में से खर्चे माइनस कर दो और नेट प्रॉफिट जो आना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस दिए होंगे एग्जाम्स में उसमें इतने बड़े प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नहीं देगा, वो रिवर्स काउंटिंग करेगा, वो आपको नेट प्रॉफिट बता देगा और एबनॉर्मल इनकम बता देगा। अगर हम सोचें ये जो एबनॉर्मल इनकम है ये इसके ग्रोस प्रॉफिट में ऐड हुई है तो इसका मतलब कि ये प्रॉफिट निकालते वक्त ये इनकम ऐड हुई है। अगर मुझे करेक्ट प्रॉफिट चाहिए तो इस नेट प्रॉफिट में से ये लॉटरी की इनकम जो ऐड हुई थी वो हटा देते हैं हम। तो 1500 में से अगर मैं डायरेक्ट 200 रुपये हटा दूं तब भी क्या 1300 रुपये ही आएगा, तब भी 1300 रुपये आ रहा है। इसका मतलब कि चाहे वो 1700 रुपये में से डायरेक्ट खर्चे माइनस कर दे तब भी 1300 आएगा, या फिर नेट प्रॉफिट में जो एबनॉर्मल इनकम्स हैं जो उसने ऐड की हुई थी उसको अगर हटा दिया जाए तब भी आपका सेम प्रॉफिट आता है। इसका मतलब कि उन्होंने हिसाब लगाया फर्स्ट ईयर का करेक्ट प्रॉफिट कितना है 1300 रुपये। तो अब वो जो है अपना सेकेंड ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएगा। अब उसने अपना सेकेंड ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया, उसके अंदर उसके ग्रोस प्रॉफिट थे, अदर एक्सपेंसेस 200 रुपये थे और एक लॉस बाय फायर दिखाया हुआ था 100 रुपये का, और नेट प्रॉफिट कितने आ गए थे उसके 1100 रुपये। तो अब जो है सेलर ने बोला कि यहाँ पर मेरा एक लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर, आग लगी थी फर्म के अंदर जिसकी वजह से 100 रुपये का लॉस हुआ था। क्या ये आग आपके यहाँ पर भी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो है नॉर्मल बिजनेस का लॉस नहीं है। तो इसका मतलब कि वो कहेगा कि जो मैंने ये खर्चा डाला हुआ था जिससे मेरे प्रॉफिट कम हुए हैं, इस खर्चे का इफेक्ट मुझे हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर वो हिसाब लगाए तो उसका ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आना कितना चाहिए, 1400 में से 200 सिर्फ माइनस करे तो 1200 रुपये आने चाहिए, जबकि इसका तो इतना आ रहा है। तो या तो आप 1400 में से 200 माइनस करो 1200 आएगा, लेकिन हमें पता है पेपर के अंदर वो पूरी इन्फॉर्मेशंस गिवन नहीं होंगी, वो नेट प्रॉफिट देगा और जो खर्चा माइनस कर चुके हैं जो नहीं होना चाहिए ये माइनस हो चुका, जबकि माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए क्या कर दिया जाए, इसके अंदर ऐड कर दिया जाए। तो 1100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, ये 1200 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। अब जो सेलर ने है अपना तीसरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया। तीसरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका ग्रोस प्रॉफिट है 2800 रुपये, अदर एक्सपेंसेस 300 रुपये के हैं, और उसने एक बाइक परचेज करी थी 500 रुपये की जो उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, जिसके बाद उसके नेट प्रॉफिट निकल आए 2000 रुपीज़। आप मेरे को सोच के बताओ, अगर बाइक परचेज की है तो बाइक का खर्चा पी एंड एल अकाउंट में आता है कि नहीं आता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, ये बैलेंस शीट में आता है। इसका मतलब कि इसने अपना 500 रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा डाला हुआ है, तो इसकी इस गलती को भी ठीक करना पड़ेगा। तो हम कैसे ठीक करेंगे, नेट प्रॉफिट में जो बाइक का खर्चा डाल दिया जो नहीं डलना चाहिए था, इसको वापस ऐड कर देंगे हम। तो 2000 प्लस 500 तो कितना आ गया, ये 2500 रुपये। और इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगना चाहिए था 10% पर एनम के हिसाब से, जो अभी तक इसके अंदर नहीं डला। तो 500 रुपये के ऊपर 10% के हिसाब से 50 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो इसका मतलब कि थर्ड ईयर के करेक्ट प्रॉफिट कितने आए, 2450 रुपये।
तो अब जो है ये हमें कहेगा कि अब हमारे एवरेज प्रॉफिट जो हैं कितने आएंगे। करेक्ट प्रॉफिट उठा लिए तीनों सालों के 1200 प्लस 1300 प्लस 2450 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे निकल के आ गए 1650 रुपये। अब इस 1650 रुपये के हिसाब से परचेज़र हमें पेमेंट कर दो, लेकिन क्या परचेज़र अभी इसको पेमेंट कर देगा? यहाँ पर सेलर ने तो बोल दिया कि आप 1650 रुपये हर साल मैं कमा रहा हूँ क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट हैं, तो आप मुझे जो है इसके बेसिस पे पेमेंट करो। लेकिन परचेज़र जो है अभी इस प्रॉफिट पे एग्री नहीं होगा। वो कहेगा कि ये वाले प्रॉफिट मैं नहीं कमा पाऊँगा क्योंकि मेरा नया नया बिजनेस है, तो हो सकता है मुझे कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस करने पड़ जाएं। तो परचेज़र ने क्या कहा कि आपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, जबकि मैं जो हूँ नया बिजनेसमैन हूँ, मुझे जो है लॉस होने की संभावना लग रही है, तो इसका मतलब कि मुझे तो इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। और मैंने जो है इसका अगर इंश्योरेंस करवाऊँगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा मुझे हर साल 100 रुपये का, और साथ में मुझे जो है सैलरी भी देनी पड़ेगी ओनर की 200 रुपये की। तो इसका मतलब कि परचेज़र को नेट प्रॉफिट कितना कमा पाएगा? वो 1650 माइनस 100 माइनस 200, तो इसका मतलब कि वो कितने रुपए कमा पाएगा? 1350 रुपये। अब 1350 रुपये ये परचेज़र भी कमा पाएगा हर साल। अब वो कहता है कि 1350 रुपये एक साल में मैं भी कमा पाऊंगा, आप मुझे कितने सालों की पेमेंट मांग रहे हो? अब सेलर कहेगा कि ये बिजनेस एस्टेब्लिश करने में कम से कम 2 साल लगते हैं, तो इसका मतलब कि जो हम एवरेज प्रॉफिट आपको बता रहे हैं, अगर आप 2 साल काम करोगे तब जाकर आपके पास इतने कस्टमर्स होंगे कि आप हमारे लेवल के प्रॉफिट कमा पाओगे। इसलिए आप 2 सालों की हमें पेमेंट करके चलो। जो 2 साल उन्होंने कैलकुलेट किया वो इंडस्ट्री वाइज डिफर करता है। इसका मतलब कि हो सकता है कपड़े की दुकान एस्टेब्लिश करने में 2 साल लगते हों, हो सकता है कोई और बिजनेस एस्टेब्लिश करने में 5 साल लगते हो। तो जो ये 2 साल उन्होंने एज्यूम किया ये इंडस्ट्री वाइज डिफर करता है, और जो ये 2 साल लिए इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसका मतलब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे आएगी? 1350 दैट इज नेट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब कितने सालों में आप इस प्रॉफिट को कमाने के लायक बन पाओगे। तो उन्होंने कहा कि ये बिजनेस एस्टेब्लिश करने में अजम्पशन लिया है, ये इंडस्ट्री वाइज डिफर करती है। उन्होंने एज्यूम किया कि 2 साल लगते हैं, तो इसका मतलब कि आप कितनी हमें पेमेंट कर दो? 1700 रुपये की पेमेंट करके चलो। तो इसका मतलब कि उन्होंने गुडविल कैसे कैलकुलेट कर ली? 1700 रुपये। अब जो उन्होंने एवरेज प्रॉफिट निकाला था 1650 रुपये, उसमें से जो ये खर्चे माइनस किए थे, फ्यूचर एक्सपेंसेस बोलते हैं हम इसको, ये पास्ट के एवरेज प्रॉफिट्स थे, उसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आता है इसे हम बोलते हैं नेट एवरेज प्रॉफिट। इसको जो है कई जगह पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोला जाता है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, आप इन दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, इसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने गुडविल कैलकुलेट कर ली, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आज हमने इसके अंदर क्या सीखा? गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो ये टर्म है, इस बात का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड बाय द न्यू बिजनेस टू कम एट ए लेवल इक्वल टू द ओल्ड सेटल्ड बिजनेस। तो
तो हम इसमें कैलकुलेशन कैसे करके चलते हैं, जो उसने प्रॉफिट्स दे रखे हैं तीनों सालों के वो लिखेंगे। अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है किसी साल, क्योंकि वो उस साल उसमें से माइनस हो गया था, तो हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर देते हैं, उस साल में ऐड कर देते हैं। अगर कोई अबनॉर्मल गेन हुआ था तो उस साल के प्रॉफिट्स में वो इंक्लूड होगा, तो उसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अगर कोई गलती हुई है तो उस रेक्टिफिकेशन कर देंगे उस एरर की, हम जो टोटल आएगा प्रॉफिट्स का उसे नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे हमारे। उसमें से फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस होने हैं वो माइनस करेंगे हम, तो जो बच जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, नेट एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल इज इक्वल टू नेट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस आपकी बुक से ही उठाए हुए हैं, ये कहीं से मतलब आप जब अपनी बुक देखोगे तो आपके बुक के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे जो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ए परचेज्ड बीज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 1988, सॉरी 1 जनवरी 1988। 1 जनवरी 1988 को उसने बिजनेस परचेज किया। प्रॉफिट्स डिस्क्लोज्ड बाय बीज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर एज फॉलोज। 1985 में 40,000 के प्रॉफिट्स थे, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000। 1986 में 50,000 के प्रॉफिट थे आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। 1987 में 45,000 के प्रॉफिट थे एक्सक्लूडिंग 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मांगा गया है, तो क्वेश्चन को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। क्वेश्चन का गुडविल मांगी है तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कितने हैं हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तीन सालों के प्रॉफिट्स दिए थे उसने, 1985, 1986 और 1987 के प्रॉफिट्स कितने कितने थे, 40,000, 50,000 एंड 45,000। अब उसमें क्या बोल रहा था वो कह रहा था हमें कि 1985 के जो प्रॉफिट्स हैं, 1985 के प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000, उसमें लॉटरी की इनकम इंक्लूड की हुई है। तो हमें पता है एबनॉर्मल इनकम है ये इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी, तो हम इसकी एडजस्टमेंट करके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल गेन लेस करना है हमें, ये कौन से साल में है, 1985 में, कितने का, 5,000 का, तो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ हमने माइनस कर दिया। फिर कह रहा है 1986 में 50,000 के प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज़ 10,000। 10,000 का एबनॉर्मल लॉस उसमें हम चार्ज कर चुके हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा चुके हैं। जबकि एबनॉर्मल लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि उसके इफेक्ट को हटाने के लिए उसमें क्या कर देंगे, हम ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस, ऐड एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का था, ये था 10,000 रुपीज़ का 1986 में।
ये एडजस्टमेंट भी हो गई हमारी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहता है 1987 में 45,000 रुपीज़ के प्रॉफिट्स हैं, एक्सक्लूडिंग 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। 1987 में उसने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया था, जिसमें 5,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो उसने चार्ज नहीं किया। तो उसको चार्ज करना चाहिए, उसको खर्चे में डालना चाहिए 5,000 का, लेकिन अभी तक उसने नहीं डाला, तो हम उसको डलवा देंगे खर्चा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम। उन्नीस में कितने रुपए का था ये था हमारा 5,000 रुपीज़ का। और देखो, और तो कुछ नहीं कह रहा था वो, और कुछ नहीं बोला था उसने। तो अब यहाँ पे हम जो है इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, कितना आएगा ये 45, ये 35,000 बच गया, ये 60,000 हो गया, और ये 40,000 बच गया, सॉरी 40,000 हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट कितने आएंगे हमारे, साठ, 1,35, 1,35,000 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा ये, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 0 0 0, 45,000। अब इसको हम फाइनल वर्क में रख देंगे, 45,000 इंटू 2, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90,000। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करते हैं। जो फाइनल वर्क है वही आपका फाइनल वर्क रहेगा, बाकी सारा आपका वर्किंग नोट्स का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। फॉलोइंग मैटर्स रिवील्ड, उनको क्या क्या पता चला। 1 सितंबर 1986 को एक मेजर रिपेयर कराई थी प्लांट की 6,000 रुपये की, जो कि चार्ज कर दिया हमने रिवेन्यू में। द सम पेड इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम। क्लोजिंग स्टॉक 1985 का ओवर वैल्यूड है बाय ₹2400। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या क्या मांगा, कहा उसने। एक वन बाय वन हम इसको जो है चेक करके चलेंगे। सबसे पहले उसने मांगा क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, गुडविल कैलकुलेट करनी है एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। तो इसका मतलब कि जो फाइनल वर्क है, फाइनल वर्क हमारा क्या है, सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करनी है। कैसे गुडविल कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दे रखे हैं उसने, 3 दे रखे हैं, और एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। अब इसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वो आगे कहना क्या चाहता है, वो कहता है कि 1 सितंबर 1986 को उसने एक मेजर रिपेयर करवाई थी प्लांट की। कितने रुपए खर्चा आया था, 6,000 रुपये, जो कि उसने रिवेन्यू में चार्ज कर दिया। द सम पेड इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड, वो जो पेमेंट की थी उसे कैपिटल नेचर में मानना एग्री हुआ था। सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम, जिसके ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी लगना था। हम देखते हैं इस बात का मतलब क्या है। देखिए, जो आपने +1 में भी शायद पढ़ा हो कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंसेस और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ ट्रीट होते हैं, P&L अकाउंट में, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहाँ ट्रीट होते हैं, बैलेंस शीट में। अब इसने जो है, जो ये खर्चा किया
1 सितंबर 1986 को जो खर्चा किया 6,000 रुपये का, उसे कहाँ दिखा रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे में 6,000 दिखा रखा है, जबकि उनके बीच में एग्रीड हुआ है कि जो सम पेड है वो कैपिटल नेचर का होना चाहिए, वो इसका मतलब बैलेंस शीट में आना चाहिए। तो क्या ये खर्चा जब उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया, इसके कारण उसके नेट प्रॉफिट कम हो गए होंगे? बिल्कुल हुए होंगे। तो इसका मतलब कि इसको ठीक करने के लिए मैं प्रॉफिट में 6,000 रुपये ऐड कर दूं, इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा और बैलेंस शीट में 6,000 रुपये डल जाएंगे। फिर अगर हम हिसाब लगाएं, क्या इसने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया था तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? जब उसने एसेट ही नहीं माना था इसको, तो इसका मतलब कि उसने जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। तो डेप्रिसिएशन अगर हम लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 6,000 के ऊपर कितने परसेंट था? 10% पर एनम। तो 6,000 के ऊपर 10% 1 सितंबर को किया था उसने, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 महीने का। 4 महीने का कितना डेप्रिसिएशन आता है? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तिये 12, 3 पे 20, 200 रुपये। ये कौन से साल में था? 1986 में, और हमारा 1987 का भी है, तो 1987 में भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा उसने। तो 6,000 में से 200 रुपये डेप्रिसिएशन लग चुके, तो 5,800 रुपये के ऊपर 10% नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 580 रुपये। इसका मतलब कि इस गलती को जब हम ठीक करेंगे तो पहले उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखा रखा है, जो कि नहीं दिखाना चाहिए था। पहले तो इसका इफेक्ट हम नलीफाई करेंगे, दैट इज़ प्रॉफिट में इसको ऐड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिपेयर कितने की थी? 6,000 रुपये की 1986 में, तो 6,000 रुपये हमने इसको ऐड कर दिया। फिर डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा नहीं था, तो डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना कितना रुपया आया था डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन आया था 1986 वाले साल में 200 रुपये का, और 1987 के साल में 580 रुपये का। तो ये हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ के देखना क्या कहता है वो। नेक्स्ट में कहता है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1985 ओवर वैल्यूड बाय ₹2400। क्लोजिंग स्टॉक जो है 2400 रुपये से एक्स्ट्रा दिखा रखा है। इस बात को हम समझ के चलते हैं, इस बात में क्या मतलब है इस चीज़ का। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ के चलते हैं। सपोज करो 1985 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो इस तरीके से था। एक्चुअल में जो सेल थी उसकी 500 रुपये की थी, क्लोजिंग स्टॉक उसका 100 रुपये का था, तो इसका मतलब इसका टोटल 600 रुपये आया होगा। और अदर एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट के हैं चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं, उनका सबका हमने एज्यूम कर लिया 200 रुपये था। तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 600 माइनस 200, दैट इज़ 400 रुपये का नेट प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन उस साल इसने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक 2400 रुपये से एक्स्ट्रा दिखा दिया, जिसकी वजह से इसका इधर साइड का टोटल कितना आ गया? 2400 प्लस 100 2500, 2500 प्लस 500 3,000, 3,000 में से 200 गए, 2,800 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो इसका मतलब कि जब उसने इनकम 2400 रुपये एक्स्ट्रा दिखाई तो उसके प्रॉफिट भी 2400 रुपये से एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने, इनकम ज़्यादा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड आती है, तो इनकम ज़्यादा दिखाने की वजह से उसके प्रॉफिट बढ़ गए। अगर खर्चे ज़्यादा दिखाता तो वो प्रॉफिट कम हो जाते। अब इसने इनकम ज़्यादा दिखाई है तो इसका मतलब कि प्रॉफिट उसके उस साल के इतने बढ़ गए होंगे। अच्छा एक बात सोच के बताओ, अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक इसने ज़्यादा दिखा रखा है तो क्या नेक्स्ट ईयर का जो ये क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक भी बना होगा? तो नेक्स्ट ईयर में इसके ओपनिंग स्टॉक 2400 रुपये से ज़्यादा आएंगे, दैट मीन्स एक्सपेंस ज़्यादा आएगा। एक्सपेंस ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे।
तो इसका मतलब कि इस साल में, जिस साल में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा रखा है, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो ठीक करने के लिए हम क्या करें, इसको कम कर देते हैं। तो कौन से साल में था ये? 1985 में। तो यहाँ पे लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ₹2400 1985 में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो ₹2400 उस साल से हम कम कर देंगे। और 1986 में क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो खर्चे ज़्यादा डल गए होंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुए थे, तो ठीक करने के लिए उसको क्या कर दें, हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ के देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है वो, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कह रहा है कि एनुअल चार्ज जो है मैनेजमेंट कॉस्ट का ₹4800 हर साल का और लगाना चाहिए। तो उनके बीच में एग्री हुआ है ये, तो हम हर साल लगाना चाहिए, तो हर साल हम मैनेजमेंट कॉस्ट उसकी बढ़ा देंगे। कितना है? 4800 4800 4800 और ये भी 4800। तो इसका हम टोटल लगा लेते हैं, कितना आता है हमारा? ये आएगा हमारा 15,400, ये आएगा 17,600, ये आएगा 23,400, ये आएगा हमारा 24,620। तो ये हमारे प्रॉफिट्स आ गए। अब हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट्स 15,400 प्लस 17,600 प्लस 23,400 प्लस 24,620 डिवाइड बाय 4, कितना आता है ये? तो ये हमारा आ गया 81,020 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारा 20,255। अब हमारी फाइनल वर्कशीट कहाँ है? ये हमारी फाइनल वर्कशीट है, जिसमें गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट कितने निकाले हैं आपने? 20,255 कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 60,765। ये क्या आ गया हमारा? गुडविल की वैल्यू। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।